रूस में हुए हमले की जांच में चौंका देने वाले खुलासे हुए हैं। सवाल यह कि क्या यूक्रेन ने सारे ड्रोन रूस की धरती पर ही क्या बनवाए थे, इसकी पड़ताल हो रही है। दरअसल रूस में हुए हमले के बाद चेल्याविंस्क में एक बड़ी सैन्य कार्रवाई, इस समय जांच की कार्रवाई हो रही है। यहां जांच में एक नया मोड़ सामने आया है। सुरक्षा एजेंसियों को शक यह है कि जिन ड्रोन से रूस के हवाई अड्डों पर और ठिकानों पर हमला हुआ, उनका निर्माण यूक्रेन के अंदर नहीं बल्कि रूस के अंदर कराया गया। जांच के दौरान चेल्याविंस्क में एक गोदाम पर छापेमारी की गई है, जो संभवतः ड्रोन असेंबली का केंद्र बताया जा रहा है। शुरुआती सबूतों से लग ऐसा रहा है कि गोदाम में दुश्मन के लिए ड्रोन तैयार किए गए और फिर रूस की धरती से ही ये लॉन्च किए गए। ये सारा का सारा इलाका यूक्रेन की सीमा से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। इसीलिए यहां इस तरह की गतिविधि का पकड़ा जाना रूस के लिए भी सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ा झटका बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि यहां से कम 117 ड्रोन हमले के लिए तैयार किए गए थे, जो सीधे रूसी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के लिए भेजे गए। जांच टीम को गोदाम के अंदर कुछ उपकरण मिले हैं, असेंबली लाइन जैसी संरचनाएं और संचार के उपकरण भी मिले हैं। सुरक्षा बलों ने गोदाम से जुड़े कुछ लोगों को अब हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। माना यह भी जा रहा है कि इसके पीछे यूक्रेन की खुफिया एजेंसी की भूमिका है, जिन्होंने रूस के भीतर अपना नेटवर्क पिछले 3 साल में बनाकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। एक बार फिर आपको राजेश के पास लिए चलते हैं। राजेश, खबर यह भी आ रही थी कि एक तरफ शांति वार्ता हो रही है और दूसरी तरफ रूस अब लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल राजधानी कीव समेत कई सैन्य ठिकानों पर कर सकता है। इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए गौरव, जवाब तो रूस हर हालत में देगा और काफी बड़ा जवाब होगा ये। लेकिन अभी देखना ये है कि क्या ये यूक्रेन तक सीमित होगा या ये किसी ना किसी तरह नेटो के क्षेत्र में भी दाखिल कर जाएगा। क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं, कुछ दिन पहले ही जब जर्मन चांसलर, जो नए चांसलर बने हैं, उन्होंने बोला था कि हम अपनी मिसाइल्स, टॉरस मिसाइल्स को अलाउ करेंगे यूक्रेन को टू स्ट्राइक डीप इनसाइड रशिया। उस वक्त प्रेसिडेंट पुतिन ने उसके जवाब में कहा था कि अगर जर्मनी ऐसा करता है तो अगला मिसाइल का हमला बर्लिन के ऊपर होगा। तो अगर अभी कुछ उंगलियां इसमें नेटो के ऊपर भी उठ रही हैं कि जो ये अटैक हुआ है इन एयर बेसिस के ऊपर, ये नेटो ने कोऑर्डिनेट किया है, उन्होंने प्लान किया है। चाहे एग्जीक्यूट यूक्रेनियंस ने किया हो, लेकिन उनकी प्लानिंग कहीं ना कहीं इसमें शामिल है। और अगर कहीं भी नेटो का इसमें हाथ सामने आता है या किसी भी नेटो कंट्री का किसी भी प्रकार से कोई उनकी मदद का इशारा होता है, तो मेरा मानना है कि ये युद्ध और ये एस्केलेशन जो लेवल है, ये और ऊपर जाएगा और शांति प्रक्रिया को फिलहाल हम भूल सकते हैं। गौरव, रूस के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। 3 साल से यह युद्ध चल रहा है। जब रूस का ब्लैक सी फ्लीट का फ्लैगशिप डुबा दिया था यूक्रेन ने, उसे एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा था। जब कीव की तरफ से मॉस्को पर, क्रेमलिन पर हमला हुआ, उससे बड़ा माना जा रहा था। लेकिन 5 अलग अलग एयरबेस पे 40 से ज्यादा स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को, TU-22, TU-95 और A-50 AWACS, इस तरह के विमानों को गिराना, यह तो रूस पूरी तरह से एक्सपोज हो गया। एक तरह से उनके एयर डिफेंसेस भी और उनकी इंटेलिजेंस और उनकी पूरी की पूरी जो गोपनीय डिफेंसेस हैं, सब पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। राजेश, बिल्कुल गौरव, बिल्कुल। जिसलिए इसको अभी लोग इसको बोल रहे हैं कि ये रूस का पर्ल हार्बर है, क्योंकि जिस तरह की ये प्लानिंग हुई है और जिस तरह का हमला हुआ है, और वो भी यूक्रेन की सीमा से लगभग 4000 किलोमीटर ज्यादा दूर, बिल्कुल साइबेरिया के ईस्ट में जहां ये हमला हुआ। किसी ने इसकी उम्मीद नहीं की थी कि रूस के अंदर इस तरह से स्मगल कर दिए जाएंगे ड्रोन्स, या वहीं मैन्युफैक्चर कर दिए जाएंगे और फिर इस तरह का हमला किया जाएगा। और जो रूसी सुरक्षा है, खासकर जो उनके ईस्ट में जो उनके एयर बेसिस हैं, वो पूरी तरह से एक्सपोज हो गई है। कोई सुरक्षा नहीं थी यहाँ पे, किसी तरह से वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाए ड्रोन्स को। और यहाँ इतने महत्वपूर्ण विमान हैं ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर जो हैं, जिनको रिप्लेस करना लगभग असंभव है रूस के लिए अगले 3-4 साल के अंदर। और युद्ध अगर होगा, जो बढ़ेगा, तो अगले 1 साल में बढ़ सकता है और इनको रिप्लेस करना रूस के लगभग नामुमकिन है। ये एक तरह से बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक ब्लो है रूस को, ना सिर्फ यूक्रेन के खिलाफ, बल्कि आने वाला युद्ध अगर ये विश्व युद्ध में बदलता है या नेटो के साथ संघर्ष बढ़ता है, तो उसमें रूस काफी बड़ी अभी एक बैकफुट पर है, क्योंकि ये स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स रिप्लेस करने लगभग नामुमकिन है। गौरव, ये आपने बड़ी बात की कि इन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को रिप्लेस करना या नए बना पाना, वो भी आज के युग में ये लगभग असंभव है, खासतौर पर
इस दौरान, क्योंकि बनने में अगर 2 से 3 साल लगे, लेकिन ये युद्ध तो अभी एक और खतरनाक दौर में जा सकता है। राजेश, आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। रूस में हुए ताजा हमलों ने एक बार फिर युद्ध की दिशा बदल दी है। इस बार हथियार थे बेहद छोटे, बेहद सस्ते, लेकिन बहुत ही कारगर FPV यानी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन। ये जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन है ना, ये आमतौर पर एक बार इस्तेमाल किए जाते हैं और ये इन्फेंट्री के जवान इनका इस्तेमाल करते हैं बैटलफील्ड में। देखने में बेहद छोटे, कीमत में कम, लेकिन मारक क्षमता अचूक। एक एक ड्रोन की कीमत औसतन अगर भारत की मुद्रा में देखा जाए तो लगभग 60,000 से 80,000 रुपए के बीच आंकी गई है। और चेल्याविंस्क में एक गोदाम से 117 ऐसे ड्रोन हमले के लिए तैयार किए गए। कुल लागत यानी ज्यादा से ज्यादा नहीं तो 1.25 करोड़ रुपए के आसपास। लेकिन इतने सस्ते ड्रोन से जो नुकसान हुआ वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में आंका जा रहा है, अरबों खरबों में उसकी आकलन हो रही है। सूत्रों के मुताबिक रूस के 2 Tu-160 बमवर्षक विमान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये दुनिया के सबसे महंगे रणनीतिक बमवर्षकों में गिने जाते हैं। 10 Tu-95MS, ये हालांकि Tu-95 है पुराने, लेकिन बेहद महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। फिर इनके साथ A-50, ये एक एवैक्स है, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, इसे भी ध्वस्त किया गया। इसकी भूमिका रूसी एयर डिफेंस की, एक तरह से ये रीढ़ की हड्डी था ये विमान। फिर Tu-22M3, ये मीडियम रेंज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं। मीडियम रेंज यानी ये 16 से 20 घंटों तक निरंतर उड़ान भर सकते हैं। इनमें 10 से 20 टन हथियार ले जाया जा सकता है। बमवर्षक एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड स्ट्रेटेजिक मिसाइल्स यानी परमाणु मिसाइलें भी और कन्वेंशनल मिसाइलें भी। यानी कुल मिलाकर जिन ड्रोन की कीमत एक महंगी कार जितनी है, उसमें यूक्रेन के मुताबिक 5 से 7 बिलियन डॉलर्स के विमानों को ध्वस्त कर दिया गया। यह युद्ध का नया चेहरा है, जहां ताकत हथियारों के आकार से नहीं बल्कि चतुराई और सैन्य इस्तेमाल से तय की जाती है। अच्छा, यूक्रेन के इस हमले में जो सबसे चौंका देने वाली बात है वो ये है कि यूक्रेन ने रूस के 2 सबसे दूर के एयरबेसेस, यानी कुल मिला के जो 5 एयरबेसेस को निशाना बनाया गया है, उनमें 2 इतनी दूर हैं, वो यूक्रेन की सीमा से एक करीब 2,500 और दूसरा करीब 4,000 किलोमीटर दूर है। जो बेलाया एयरबेस है वो रूस यूक्रेन की रणभूमि से 4,265 किलोमीटर दूर है। यहां पर Tu-160 और Tu-95MS और Tu-22M3 जैसे बमवर्षक विमान यहां पर तैनात किए गए हैं। साथ ही यहीं पर A-50 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवैक्स भी रूस का तैनात है। यूक्रेन ने न केवल इतनी दूर सफलतापूर्वक हमला किया, बल्कि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और उनकी इंटेलिजेंस चीफ यूक्रेन में बैठकर रूस के विमानों को तबाह होते लाइव देख रहे थे। अच्छा, जो दूसरा बेस है उसको भी आप देखिए, ये ओलियनिया का एयरबेस है। ये रूस और यूक्रेन की रणभूमि से 1800 से 2000 किलोमीटर दूर है। यहां पर भी Tu-95MS और Tu-22M3 विमानों को क्षतिग्रस्त किया गया। आप दूरी देखिए, कहां यूक्रेन की सीमा और कहां ये एयरबेसेस जो आप 4000 किलोमीटर दूर वार करने में सफल हो सकते हैं।